मैनेजमेंट। प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से और फोकस के साथ समझिएगा, बिकॉज ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन हाँ, इस टॉपिक को समझने में आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत एंजॉय करोगे आप लोग, बिकॉज इसमें आपको रियल प्रैक्टिकल वर्किंग के बारे में पता लगेगा, बिजनेस कैसे वर्क करते हैं, बिजनेस में मैनेजमेंट किस तरीके से इस्टेब्लिश होते हैं। मैं बिल्कुल भी थ्योरी से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ डायग्राम है। इसके थ्रू मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगा, इसलिए आप और भी ज़्यादा एंजॉय करोगे इस टॉपिक को, और बहुत ही अच्छी लर्निंग आपको मिलेगी। इससे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट आएगा, देखिए इस चार्ट को। इसमें आप देख सकते हो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, उसको इस पिरामिड के थ्रू बताया गया है। ऊपर है टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल, और फिर लास्ट में नॉन मैनेजरियल लेवल। तो ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, और उसके बाद जो लोग बचते हैं वो किसी भी लेवल के नहीं होते हैं मैनेजमेंट में, वो नॉन मैनेजरियल लोग होते हैं, नॉर्मल वर्कर्स होते हैं। अब आप समझिए इस डायग्राम के थ्रू कि कौन कौन से लोग होते हैं जो टॉप लेवल में आते हैं, मिडिल लेवल में आते हैं, लोअर लेवल में आते हैं, और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। आप देखिए ये कंपनी का मैंने चार्ट बनाया हुआ है, ये कंपनी समझ लीजिए या एक फैक्ट्री समझ लीजिए। आप एक फैक्ट्री समझ लीजिए, वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है। तो हमारे पास यहाँ पे एक फैक्ट्री में 4 डिपार्टमेंट हैं, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर 20-20 वर्कर काम करते हैं। ओके, हर डिपार्टमेंट में 20 वर्कर काम करते हैं। अब इन सब लोगों को मैनेज कैसे किया जाए, ये पूरी फैक्ट्री कैसे चलाई जाए। तो जो फैक्ट्री का जो हेड होता है वो या तो सीईओ होता है, या जनरल मैनेजर होता है, डायरेक्टर होता है, या फिर चेयरमैन होता है, और ये सभी लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में अकाउंट होते हैं। इसके बाद हर डिपार्टमेंट का अपना एक हेड होता है, जिसको हम डिपार्टमेंटल हेड या डिपार्टमेंट मैनेजर भी बोलते हैं। जैसे जैसे परचेज डिपार्टमेंट का हेड होता है परचेज मैनेजर, परचेज हेड भी बोल सकते हैं उसको। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन हेड या प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का अकाउंट्स मैनेजर। अब एक एक डिपार्टमेंट में 20-20 लोग काम कर रहे हैं, तो इन 20 लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ये इनका सुपरविजन करने के लिए, ये लोग ठीक से काम करते हैं या नहीं करते, किस टाइम आते हैं किस टाइम जाते हैं, और इनका ध्यान रखने के लिए इन्हीं लोगों में से किसी एक पर्सन को इनका सुपरवाइजर बना दिया जाता है। इन्हीं लोगों में से एक पर्सन को इनका सुपरवाइजर बना दिया जाता है। जैसे आपकी क्लास में आपकी टीचर आप ही स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करके सबका मॉनिटर बना देती है, उसी तरीके से हम एक इसमें सुपरवाइजर बना देते हैं। ये जो लोग हैं टॉप लेवल का आते हैं, जो ये डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, एक डिपार्टमेंट का जो हेड होता है अपने आप में, ये सभी लोग मिडिल लेवल में आते हैं। और जो सुपरवाइजर होते हैं, ये सुपरवाइजर लोअर लेवल में आते हैं। और इनके नीचे जो वर्कर काम कर रहे हैं, ये नॉन मैनेजरियल पर्सन है। नॉन मैनेजरियल यानी ये मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते, इनके पास कोई सुप्रीम पावर्स नहीं होती मैनेजमेंट करने की। तो अब आप देखिए कि किस लेवल का क्या काम होता है, क्या फंक्शन प्ले करते हैं ये लोग। तो आप देखिए जितनी भी पॉलिसी बनती हैं, जितनी भी प्लानिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन को लेके, कि ऑर्गेनाइजेशन की मान लीजिए फैक्ट्री, नई फैक्ट्री लगनी है, तो कहाँ वो फैक्ट्री लगनी है, कितनी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, तो सारी प्लानिंग जो होती है वो सब करते हैं टॉप लेवल के लोग। प्लानिंग के अलावा जो भी पॉलिसीज़ बनानी है या फिर जो भी मेजर डिसीजंस लेने हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज से मिलना है, अलग अलग तरीके के लोगों से डील करना है, मीडिया के सामने इंटरव्यूज देने हैं, वो सारे काम कौन करते हैं, टॉप लेवल के लोग। आपने देखा होगा रिलायंस की जब भी कोई मीटिंग होती है तो कौन आकर के स्पीच देता है, मिस्टर मुकेश अंबानी, या फिर रतन टाटा अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं। तो जो भी कंपनी के हेड लोग होते हैं, जो सीईओ लेवल के लोग होते हैं, या फिर जनरल मैनेजर, डायरेक्टर और चेयरमैन लोग होते हैं, वो लोग ही लोगों से डील करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं लार्ज स्केल पे। तो ये सब हो गए टॉप लेवल में। जो परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या एक एक डिपार्टमेंट के हेड हैं अपने डिपार्टमेंट के, ये लोग आते हैं मिडिल लेवल पे। इसके बाद आएगा सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर लोगों का काम क्या होता है, अब देखो ये जो ऊपर वालों ने पॉलिसी बनाई है, जो ऊपर वालों की तरफ से कोई ऑर्डर आया है, तो उस ऑर्डर को एक एक वर्कर तक कैसे पहुंचाया जाए। तो मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड ने कोई ऑर्डर इशू किया है, तो वो एक बात सुपरवाइजर को बताई जाती है, और सुपरवाइजर एक एक वर्कर को ये बात अपनी मीटिंग करके या गैदरिंग में बता देता है। तो सुपरवाइजर का काम क्या है, सुपरवाइजर एज अ लिंक एक्ट करता है, लिंक कह लीजिए या ब्रिज कह लीजिए, एज अ लिंक एक्ट करता है बिटवीन टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड नॉन मैनेजरियल पीपल एंड नॉन मैनेजरियल वर्कर्स। अच्छा, इन लोगों की कोई भी शिकायत है या इन लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो बात ऊपर तक कैसे पहुंचेगी, तो ये बात भी कन्वे करता है सुपरवाइजर अपने प्रोडक्शन हेड को। अगर किसी वर्कर को कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है, तो ये सारे सजेशन या प्रॉब्लम कन्वे करता है सुपरवाइजर अपने
प्रोडक्शन हेड को। तो इस तरीके से सुपरवाइजर क्या करता है, एज अ लिंक एक्ट करता है, ऊपर से आने वाली पॉलिसीज को इन्फॉर्म करता है वर्कर्स को, और वर्कर्स की ग्रीवियंस और सजेशंस को ऊपर पहुंचाता है सुपरवाइजर। तो ये काम होता है सुपरवाइजर का। अच्छा, ये सभी लोग, सुपरवाइजर से पता क्या लगता है, सुपरविजन यानी ऊपर से देखना। तो ये सभी लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, ये चीज भी देखता है सुपरवाइजर। ओके, प्रोडक्शन हेड और इन सब जो मिडिल लेवल पे लोग आते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम बेसिकली ये होता है कि टॉप लेवल की जो पॉलिसीज हैं उसमें अपने सजेशंस देते हैं, और अपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अपने पास स्टाफिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। यानी अगर इनको अपने डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, तो किसी को नौकरी पर रखना है, तो वो डिसीजन भी ये लोग ले सकते हैं। इनके पास किसी को नौकरी पर रखने का अधिकार नहीं होता, यानी ये लोग स्टाफिंग नहीं कर सकते। पर ये जो है हेड होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के, इसलिए ये अपने डिपार्टमेंट में किसी पर्सन को जॉब पर रख सकते हैं, यानी स्टाफिंग कर सकते हैं। सो आई होप आपको फंक्शंस और जो लेवल्स हैं ये समझ में आए होंगे, किस तरीके से वर्क करते हैं। अच्छा, एक सिंपल तरीका बता देता हूँ आपको याद करने का। आप कैसे याद करोगे कि कौन सा पर्सन टॉप पे है, मिडिल पे है या लोअर पे है? क्वेश्चन तो आएगा, क्वेश्चन करने के लिए आपके पास कोई स्मॉल टेक्निक तो होनी चाहिए। तो आप ये देख लीजिए, कोई भी पर्सन जिसके पास एक डिपार्टमेंट है अपना, जो एक डिपार्टमेंट का हेड है, वो मिडिल लेवल में आता है। जो एक डिपार्टमेंट का हेड है वो मिडिल लेवल में आता है, और जो पर्सन एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का हेड है वो टॉप लेवल में आता है। जैसे आप देखो, प्रोडक्शन हेड है, वो केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, तो वो मिडिल लेवल में आएगा। सेल्स मैनेजर है, वो केवल सेल्स मैनेजर को, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है, तो वो मिडिल लेवल में आएगा। लेकिन अगर हम बात करें जनरल मैनेजर की, तो जनरल मैनेजर के अंदर सारे डिपार्टमेंट आ गए, यानी एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट आ रहे हैं उसके अंडर में, तो वो टॉप लेवल में आएगा। डायरेक्टर है, चेयरमैन है, सीईओ है, इनके पास तो पूरी कंपनी होती है, तो कंपनी में कई फैक्ट्रियाँ हैं मान लीजिए अगर, तो ये तो काफ़ी सारी फैक्ट्रीज को हेड कर रहे हैं, तो इनके अंडर ऑटोमेटिकली एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट आ गए, तो ये लोग भी टॉप लेवल में आते हैं। जो सुपरवाइजर होता है ये आता है लोअर लेवल में, क्योंकि इसके अंडर कोई डिपार्टमेंट नहीं आता, बस केवल कुछ लोग होते हैं जो इसके अंडर में काम करते हैं, और ये केवल उनका सुपरविजन करता है, तो ये आता है लोअर लेवल में। अच्छा, एक एक्सेप्शन भी है इसका, बहुत बार क्वेश्चन आता है। जो प्लांट सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर या सुपरिटेंडेंट, ये लोअर लेवल में आते हैं। लेकिन अगर आता है क्वेश्चन प्लांट सुपरिटेंडेंट, को बताइए कौन से लेवल पे आता है, प्लांट सुपरिटेंडेंट या प्लांट सुपरवाइजर, तो ये लोअर लेवल पे ना आकर के मिडिल लेवल पे काउंट होता है। इसका रीजन ये है कि ये पूरे प्लांट का सुपरिटेंडेंट है, और प्लांट अपने आप में काफी मेजर एरिया होता है, काफी ऑलमोस्ट एक छोटी फैक्ट्री के साइज का। प्लांट का मतलब होता है ऑलमोस्ट छोटी सी फैक्ट्री। तो जो इंसान एक छोटी सी पूरी फैक्ट्री संभाल रहा है, वो ऑब्वियसली लोअर लेवल में तो काउंट होगा नहीं, तो ही इज काउंटेड इन मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मैं आपको एक बार इसकी थ्योरी दिखा देता हूँ, और थ्योरी के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो अब मैंने अपनी बुक की फोटो स्क्रीन पे लगाई है, आप देख सकते हो। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं? इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, सीईओ आते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, वही लोगों के नाम लिखे हैं। जनरल मैनेजर आता है, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, ये सब लोग आते हैं। फिर नीचे इनके कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। मान लीजिए उनका ऑब्जेक्टिव है कि हमें 1000 करोड़ की सेल्स अचीव करनी है, या इस साल हमें 5 लाख नए कस्टमर्स ऐड करने हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। डिटरमाइनिंग पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसी होगी। सपोज किसी कंपनी में आप देखते होंगे, अमेजॉन में आपके प्रोडक्ट मंगाते हो, तो कितने दिन में आप रिटर्न कर सकते हो, तो रिटर्न पॉलिसी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है। डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़, असेंबलिंग रिसोर्सेज, यानी मैंने आपको बताया था कि परचेज कहाँ से करना है रॉ मटेरियल, उसी को बोलते हैं असेंबलिंग रिसोर्सेज। तो रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, किस सप्लायर से लेना है, ये डिसीजन। कंट्रोलिंग दी वर्क परफॉर्मेंस एंड अप्रूविंग दी बजट अप्रूव करने, यानी किसी चीज़ के लिए कितने पैसे एलोकेट करने हैं, ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। इसके बाद आ गया आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं? देखिए, डिपार्टमेंटल हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ऑपरेशनल मैनेजर यानी सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजर, और प्रोडक्शन मैनेजर्स की बात हो रही है। उसके बाद जो मेन फंक्शन है मिडिल लेवल मैनेजर्स का, वो क्या है? इंटरप्रेटिंग पॉलिसी, यानी टॉप लेवल मैनेजर्स ने जो पॉलिसी बनाई उसका मीनिंग क्या है, इसको समझना, वो समझ के नीचे वालों को समझाना, ये काम है मिडिल लेवल मैनेजर्स का। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सेट करना, कितने लोग चाहिए उनको स्टाफ करना, ये सब काम होता है मिडिल लेवल मैनेजर्स का। अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज, मैंने आपको बताया था किसी को जॉब देनी है, अपॉइंट करना है एज एन एम्प्लॉय, तो मिडिल लेवल मैनेजर्स वो कर सकते हैं। इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर दे सकते हैं। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज एंड क्रिएटिंग कॉपरेशन, एम्प्लॉयज के बीच में कॉपरेशन हो, कुछ झगड़ा ना हो। मैंने आपको बताया था कि लोअर लेवल की प्रॉब्लम्स बताई जाती है मिडिल लेवल मैनेजर्स को, तो उन प्रॉब्लम्स का क्या करेंगे? सोल्यूशन निकालेंगे। अगर लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करवाएंगे। तो ये सब काम किसके हैं? मिडिल लेवल मैनेजर्स के। पॉइंट आ गया लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल में कौन आते हैं? फोरमैन, सुपरवाइजर्स, ये सब लोग।
अच्छा, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपका कि हु आर नोन एज दी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, तो इसका आंसर होगा लोअर लेवल मैनेजर्स या फिर लोअर लेवल सुपरवाइजर्स। इनके फंक्शंस क्या है? सबमिटिंग वर्क ग्रीवियंस, वर्कर्स ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंस का मतलब होता है प्रॉब्लम, तो वर्कर्स की जो प्रॉब्लम है वो सबमिट कर देते हैं ये लोग, किसको? मिडिल लेवल मैनेजर्स को। एंश्योरिंग प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट, उनके पास एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट हो, यानी हाथ धोने की अच्छी फैसिलिटी हो, पीने के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, सैनिटेशन फैसिलिटी हो, टॉयलेट्स हो, तो ये सब चीज़ें। एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स सेफ हों, तो एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए उनको। अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उनकी स्किन डैमेज हो सकती है तो प्रॉपर सूट्स पहनाए जाए उनको, प्रॉपर हेलमेट्स पहनाए जाए उनको, प्रॉपर ग्लव्स पहनाए जाए उनको, इस तरीके की चीज़ें। हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये लोअर लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, कभी कभी मिडिल लेवल मैनेजर्स की हेल्प भी कर देते हैं किसी किसी चीज़ में जब उनको रिक्वायर्ड होता है। इन्वाइटिंग सजेशन एंड क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं वर्कर्स का और मैनेजमेंट के बीच में। तो यही था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो गया है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं क्वेश्चंस वाली वीडियो में डालूंगा, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, वो क्वेश्चन जरूर अटेंड कर लेना अगर आपको इस चैप्टर पे एक अच्छी ग्रिप बनानी है तो। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तो आपने समझ लिया, अब बिल्कुल इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे हम आ रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन से आप क्या समझते हैं? कोऑर्डिनेशन का बेसिक हिंदी में मतलब होता है तालमेल, दो लोगों के बीच में या कुछ लोगों के बीच में जो तालमेल है उसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी मकान बनते हुए देखा होगा, एक हाउस बिल्ड हो रहा होता है, तो कुछ वर्कर्स ऊपर बैठे होते हैं, कुछ वर्कर्स नीचे बैठे होते हैं। तो नीचे वाला वर्कर ब्रिक उठाकर ऊपर थ्रो करता है और ऊपर वाला वर्कर उस ब्रिक को कैच करके एक सीमेंट के थ्रू उसको स्टिक करता जाता है, वॉल बनाता जाता है। आपने देखा होगा जितनी देर में ये नीचे वाला वर्कर ब्रिक उठा के फेंकता है उतनी देर में ऊपर वाला वर्कर पहली ब्रिक लगा चुका होता है, दूसरी ब्रिक पिक करने के लिए रेडी हो गया होता है। तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। अगर ये कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा तो ब्रिक गिरेगी, लॉस होगा, या फिर किसी को चोट भी लग सकती है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन को कहा गया है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी सार है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी पूरे मैनेजमेंट में अगर कुछ भी हमें चाहिए तो मेन चीज चाहिए वो है कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो सारी चीजें फेल हो जाएंगी, कोई यूज ही नहीं है। आपने देखा होगा सर्कस देखा है कभी, तो सर्कस में भी कितने सारे लोग एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं तभी वो शो सक्सेसफुली वो दिखा पाते हैं। सो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो अब ये टॉपिक आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि मैंने पिछले टॉपिक में जो था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट उसमें आपको डायग्राम्स के थ्रू समझाया था कि कंपनी में कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और कैसे वो वर्क करते हैं। तो अब आपको ये टॉपिक ज़्यादा समझ में आएगा। तो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस समझनी है। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताया, वो ब्रिक वाले एग्जाम्पल के थ्रू कि कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। हम नीचे से शुरुआत करते हैं। इंटरडिपेंडेंस, देखो अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। एक होता है इंडिपेंडेंस, एक होता है इंटरडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट यानी वो किसी और पे निर्भर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। एक होता है इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट यानी दूसरे पे निर्भर होना, दूसरे पे डिपेंड होना। तो जो एक डिपार्टमेंट होता है वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट को सेल करने के लिए यूनिट्स कहाँ से मिलती हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? परचेज डिपार्टमेंट से। इसलिए वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अब जितने ज़्यादा वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो इसीलिए इंटरडिपेंडेंस जहाँ पे हायर होती है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की नीड भी हायर होती है। अब देखते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन यानी वही बात, हर डिपार्टमेंट का अपना फंक्शन होता है, वो एक दूसरे से डिफर होता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फंक्शन है प्रोडक्शन करना, सेल्स डिपार्टमेंट का फंक्शन है सेल्स करना। तो हर डिपार्टमेंट अपना अपना फंक्शन कर रहा है, तो इसलिए उनके बीच में कभी कभी क्लैश भी हो सकता है। तो इस क्लैश को अवॉइड करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी और पीस मेंटेन रहे। अब आते हैं स्पेशलाइजेशन पे। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटीज परफॉर्म होनी होती हैं, तो उन एक्टिविटीज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे सपोज पैकिंग, कटिंग, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज डिवाइड हो जाती हैं और हर एम्प्लॉय को उसकी स्किल के अकॉर्डिंग वो एक्टिविटी मिल जाती है। अब क्योंकि एक एम्प्लॉय एक ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है बार बार, तो इसीलिए वो क्या हो जाता है? स्पेशलाइज हो जाता है इसमें। तो इसलिए हम स्पेशलाइजेशन ला पाते हैं। और क्या साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप सब जानते हैं समय के साथ ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो हो रहे हैं, बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं, उनका स्केल लार्ज हो रहा है।
तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है, और जब एक जगह ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं तो वहां पे झगड़ा होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्लैशेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्लैश अवॉइड हो सके, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें, तो उसके लिए जरूरी क्या है, कोऑर्डिनेशन, कि एम्प्लॉयज के बीच में भी कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे, यानी एम्प्लॉयज के बीच में भी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को कहा जाता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये थे इंपॉर्टेंस। इसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं कोऑर्डिनेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब समझ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो हम स्टार्ट करते हैं नीचे से, बिकॉज ये वो पॉइंट है जो आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, मैंने आपको पढ़ाए हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स है। मैंने आपको पिछले टॉपिक के टाइम पे बताया था कि कोऑर्डिनेशन जो है वो हर लेवल पे रिक्वायर्ड होता है, अलग अलग लेवल्स पे भी रिक्वायर्ड होता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी रिक्वायर्ड होता है। तो वहां से एक पॉइंट यहाँ उठा लिया उन्होंने कि इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, हमने ये बात पढ़ी थी मिडिल लेवल मैनेजमेंट पढ़ाते वक्त कि मिडिल लेवल मैनेजर का काम होता है कोऑर्डिनेशन करवाना बिटवीन एम्प्लॉइज। तो वो बात इन्होंने कोऑर्डिनेशन में रिलेट कर दी कि कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स, ऑल मैनेजर्स। तो ये पॉइंट हो गया। परवेसिव फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मींस रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की नीड होती है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियस सी बात है फेल हो जाएगा। फिर आते हैं ऊपर के दो पॉइंट्स, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स और एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन से क्या समझते हैं? मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट को टारगेट मिला कि इस बार उनको 1000 यूनिट्स ऑफ मोबाइल फोन्स सेल करने हैं। आज तक वो 500 या 600 यूनिट्स मोबाइल से सेल करते थे, तो अचानक से उनको ज्यादा यूनिट्स मोबाइल सेल करने हैं, तो उनको मोबाइल की रिक्वायरमेंट भी तो होगी, तभी तो सेल कर पाएंगे। तो सेल्स डिपार्टमेंट अपना टारगेट अचीव कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए ऑन टाइम, तभी सेल्स डिपार्टमेंट अपना टारगेट अचीव कर पाएगा। तो दोनों ही डिपार्टमेंट के जो यूनिट एक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, दोनों के एक्शन में एक यूनिटी बना देना। फिर आता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ देना ग्रुप के एफर्ट्स को, यानी एम्प्लॉय जो है वो इंडिविजुअली काम ना करके एक ग्रुप में काम करे और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करे। सब अपना अपना ऑब्जेक्टिव ना देखें, बल्कि जो ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है उसको देखकर उसको अचीव करने के लिए वर्क करें। तो उसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। तो यही तो कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, बस क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं। उस क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। आपको चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तब तक आपको अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिए, और कुछ सजेशन अगर देना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके वो सजेशन प्लीज मुझे दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।